संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जदयू में नीतीश का वारिस कौन होगा। इसको लेकर अब कह सकते हैं संघर्ष सतह पर आ गया है। देखिए, सवर्ण नेता तो जगह ले नहीं सकते। कुर्मी कुशवाहा में कोई ऐसा नेता जदयू में है नहीं जो नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जाए। मनीष वर्मा को लेकर ये नैरेटिव सेट करने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन इतना विलंब हो चुका है कि मनीष वर्मा चाहकर भी बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में अशोक चौधरी जो बिसात बिछाना शुरू किया है, या यूं कहें कि अशोक चौधरी जिस तरीके से नीतीश की राजनीति को एक एक करके काटना शुरू किया है, क्या ये माना जाए कि अशोक चौधरी अब जदयू या नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार की सियासत साधने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है? जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के उस दलित ताकत को कमजोर किया, दलित को महादलित में बदलकर, और एक दौर ऐसा आया कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए, चुनाव तक हार गए। उस नीति को अशोक चौधरी अब बदलना चाहते हैं। जी हाँ, पिछली बार संविधान बचाओ अभियान था, क्योंकि उससे उस दौर में इंडिया गठबंधन के आसपास की आहटें दिखाई दे रही थी, एक अलग मिजाज की राजनीति थी। लेकिन अब वो राजनीति बदल चुकी है और अशोक चौधरी भी इस तरीके की हिंदुत्व वाली जो राजनीति है उसमें वो कंफर्ट महसूस करते हैं। तो कंफर्ट महसूस करते हैं तो नीतीश की जो वो राजनीति रही है दलित महादलित को, उसको अब वो बांटने का मन बना लिए है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमें रामविलास पासवान बनना है या हमें रामविलास पासवान के स्तर का दलित नेता बनना है, तो ये जो नीतीश कुमार ने वर्गीकरण कर दिया दलित और महादलित को, उस वर्गीकृत फैसले को बदलना जरूरी है, तभी हम दलित के नेता बन सकते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सांकेतिक तौर पर नहीं, खुलकर वो बातें कह दी जिसकी सियासत वो साधने जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो जिस दलित बिरादरी से आते हैं वहाँ बहुत कुछ साधा नहीं जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनकी बेटी की जो शादी हुई है उसका भी राजनीतिक महत्व है, उस राजनीतिक महत्व को भी समझा जा सकता है, क्योंकि अशोक चौधरी जिस इलाके से आते हैं वहाँ भूमियारों की आबादी और भूमियारों को लेकर जो सियासत बरसों से या दशकों से चली आ रही है, उस राजनीति में अशोक चौधरी कभी कंफर्ट नहीं रहे। इसलिए चुनावी राजनीति में वो अक्सर औंधे मुंह गिरे हैं, चुनाव हारे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश के ने जो एक नई तरीके की जो राजनीति की, उसमें लगातार वो मंत्री भी बनते रहे और विधान परिषद का सदस्य भी बनते रहे, दोनों हाथों से मलाई वो खाते रहे। और यही वजह है कि आज रामविलास पासवान बिहार का जो दलित चेहरा था, उसके बाद कौन दलित चेहरा, क्योंकि मांझी एक खास सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति चिराग का भी है, चिराग भी पासवान से अपने आप को बाहर नहीं कर पा रहे। और अशोक चौधरी जिस पासी जाति से आते हैं, उनकी इतनी आबादी नहीं है कि वो मांझी और चिराग को टक्कर दे सके, मतलब दलित नेता के रूप में। ऐसे में बिहार के दलित राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने ये एक बड़ा दांव खेला है। क्या है दांव, उस पर चर्चा करने से पहले जरा सुनिए अशोक चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था, और उस भीम संसद को 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस 26 नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे, और इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को हम लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में ये निर्णय किया था, इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है।
साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए हैं। क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में बनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। तो आपने सुन लिया, मतलब अब जो दलित का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को ये समाप्त करना चाहते हैं। अब दलित मतलब सभी जितने भी तरह के वंचित समाज के लोग हैं, वो भी जिसके सहारे मांझी एक अलग तरीके की राजनीति साधना चाहते हैं। मांझी की क्या राजनीति है? मांझी जो चार जो दलित है, पासवान, राम, पासी, ये लोग जो हैं, धोबी, ये लोग जो है दलितों में थोड़ा श्रेष्ठ है। उनके वहाँ एजुकेशन भी है, नौकरी भी है, पैसा भी है। लेकिन बाकी जो 18 अन्य मुसहर सहित जो अन्य दलित जातियां हैं, वो आज भी, जिसमें डोप को भी ले लीजिए, आज भी वो काफी पिछड़ा हुआ है। और उसको साधने की राजनीति इन दिनों मांझी कर रहे हैं। लेकिन उस राजनीति में अशोक चौधरी कहीं फिट बैठ नहीं रहे। उस राजनीति में अशोक चौधरी को कोई मुकाम हासिल नहीं हो सकता है। ऐसे में अशोक चौधरी की राजनीति तभी बिहार के राजनीति में फल फूल सकता है, या राजनीति में अशोक चौधरी की महत्ता तभी तक बनी रह सकती है जब वो वंचित समाज और ये जो चार ऊपरी जो दलित की जातियां हैं, उन सबों को एक साथ दलित में पिरो नहीं दे रहे, जो पहले रामविलास पासवान पिरो के रखते थे। मतलब साफ है, अशोक चौधरी ने लगातार मंत्री रहते हुए जिस विरासत को, एक जो आज की राजनीति में बहुत जरूरी है, उसके तो वो कह सकते हैं कि कुबेर हो ही चुके हैं ना, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो उस विरासत में कुबेर हो ही चुके हैं, और समझदारी भी है, भाषाई एक कह सकते हैं कि भाषाई मर्यादा के साथ साथ राजनीति को भी समझ रहे हैं। और इतने दिनों तक जो उन्होंने राजनीति की है, और खास करके हाल के दिनों में जो उनकी राजनीति रही है, जदयू वो कर क्या रहे हैं? एक एक मठाधीश जो जदयू के नेक्स्ट नीतीश माने जाते थे, सबों से उन्होंने दो दो हाथ किया। शुरुआत उन्होंने ललन सिंह से किया। ललन सिंह को वो परास्त करने में कामयाब हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब ललन सिंह को लेकर अगर किसी विषय पर जदयू में चर्चा होती है तो पैरेलली अशोक चौधरी के भी डिमांड को स्थान दिया था। जैसे संगठन में ललन सिंह के आदमी को हटाया गया तो अशोक चौधरी के भी कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और लेकिन जब अंदर लाने की बात हुई, जब ललन सिंह ने आपत्ति जाहिर की, तो फिर अशोक चौधरी के भी जो ऐसे लोग थे जो उनके साथ हमेशा 24 घंटा रहते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया तो उनको भी लाना पड़ा। मतलब अब अशोक चौधरी उस स्थिति में जदयू में चले आए हैं कि नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे हैं कई निर्णय लेने के लिए। विजेंद्र यादव को लेकर दूसरा, मतलब जदयू का दूसरा स्तंभ है विजेंद्र यादव, जो अपने बल पर 5-10 एमएलए और एमपी को जिता कर लाने की स्थिति में है। तो विजेंद्र यादव को उन्होंने टारगेट किया, और विजेंद्र यादव को जब टारगेट किया तो नीतीश ने कहा खुलकर कि जाकर आप माफी मांगिए विजेंद्र यादव से। लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे, माफी मांगना तो दूर, अंत में विजय चौधरी को बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि जाके एक बार विजेंद्र बाबू से मिल तो लीजिए, माफी मांगने का क्या मतलब है। तो मतलब नीतीश के सामने भी नंबर 2 के रूप में वो अपनी उपस्थिति पूरी मजबूती के साथ रख रहे हैं। अब नीतीश की क्या मजबूरी है वो नीतीश जाने। क्यों नीतीश अशोक चौधरी के हाथों में इस तरीके से खेल रहे हैं वो नीतीश बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की सियासत अशोक चौधरी करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं, ये तय मानिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद
जिस तरीके से जदयू के अंदर भी चर्चा है कि भले हम लोग चुनाव जीत के आ जाएं, 1.5-2 साल में तो नीतीश जी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे में अशोक चौधरी पूरी मजबूती के साथ अभी से जिस तरीके से फील्डिंग शुरू की है, जदयू के उत्तराधिकारी के रूप में उस दौर में आपको उभरता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे राजनीति है, राजनीति में कभी भी 2-2-4 नहीं होता है, लेकिन बिसात तो बिछनी शुरू हो गई है और अशोक चौधरी पूरी मजबूती के साथ बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश भी माने जाते हैं। ऐसे बिसात बिछाने वाले एक एक स्टार कह सकते हैं जो बल्लेबाज रहे हैं जदयू में, उनको उन्होंने दरकिनार किया है। चाहे वो जॉर्ज हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, एक से एक नाम है जिसके सामने अशोक चौधरी दूर दूर तक अभी भी खड़े नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अब पुराने फॉर्म में तो है नहीं, या नीतीश कुमार जिस मानसिक हालात या जिस मना स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे में भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि उनके नियंत्रण में भी नहीं है। तो फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि अशोक चौधरी जदयू के अंदर नंबर 2 की तैयारी शुरू कर दी है। सफलता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने तैयारी तो जरूर शुरू कर दी है।